सो आज हम लोग शुरू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 9 के लिए। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं और डिस्कस कर रहा हूं। सब लोगों को बोर्ड विजिबल है? सो देखिए, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, और हाँ अभी भेज दो मेरे को बेटा, 69 और 70 अभी भेजो, अभी भेज दो मेरे को। ना क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in a 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it if the mass is 7 metric ton. Exercise question number 5. Question है, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in a 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 metric ton and 1 metric ton is equals to 1000 kg. ठीक है? So आपको क्वेश्चन में क्या दिया, एक ट्रक जो है वो रोल डाउन हो रहा है। ट्रेवल अ डिस्टेंस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और फोर्स का वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। यदि ट्रक का जो मास है वो कितना दे रहा है, 7 मेट्रिक टन, ठीक है। और 7 मेट्रिक टन मींस 7000 केजी। मास कितना दे रखा है, 7000 केजी मास दे रखा है। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन वी आर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए वी आर यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। s की वैल्यू आपको दे रखी है 400, u की वैल्यू 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू a इंटू 20 इंटू 20। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 सेकंड के अंदर। तो देखिए 400 इज इक्वल्स टू, ये टर्म है 0 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू 400, क्योंकि 20 इंटू 20 400, ये 2 और ये 400 कैंसिल, ये आ गया 200। सो 400 इज इक्वल्स टू 200 a। तो a की वैल्यू हो गई 400 डिवाइड बाय 200, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? हमने इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अप्लाई करी और उसके बेसिस पे हमने क्या कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू F एंड F इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो m की वैल्यू है 7000 और a की वैल्यू है 2। तो फोर्स की वैल्यू हो गई 14000 न्यूटन। फोर्स की कितनी वैल्यू हो गई, 14000 न्यूटन। तो ये फोर्स का वैल्यू आ गया और ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। इज इट क्लियर? Any doubt?
हाँ बोलिए बेटा, क्या डाउट है? क्या कह रहे बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है इसका दोनों का ऐसा यूनिट चाहिएगा ना, ये केजी में होगा और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, क्योंकि 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये केजी पर मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोलते हैं। मास का यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोलते हैं। आया समझ में? देखिए सारी कैलकुलेशंस जो होगी वो एसआई सिस्टम में होगी, तो यदि एसआई सिस्टम में डेटा नहीं दिया हुआ है तो पहले आपको उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and it come to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? एक स्टोन है, उसको फ्रोजन लेक के ऊपर एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है। स्टोन का जो मास है वो 1 kg है। मास ऑफ स्टोन आपको दिया हुआ है 1 kg। its initial velocity is 20 मीटर पर सेकंड, यानी u की वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। इट कम टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? 0 मीटर पर सेकंड। एंड व्हेन इट कम टू रेस्ट, बिफोर कम टू रेस्ट इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में भी, और नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और उस पर फोर्स जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, जो उसकी रिलेटिव मोशन का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो देखिए अब अगेन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अप्लाई करें। देखिए इसीलिए मैंने बोला था कि इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? नाउ अप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। नाउ वी हैव अप्लाई इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 50। सो 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 100a। तो क्या वैल्यू आ रही है? देखिए 100a इज इक्वल टू माइनस 400। 100a इज इक्वल टू माइनस 400। तो a की वैल्यू क्या इतनी आ गई? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये 100 के दोनों 0 और 400 के दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? आप चाहें तो पूरा सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। 400 बाय 100, 0 0 कैंसिल, आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -4। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हैं? हाँ अदरवाइज आप कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट और सेकंड नहीं लग सकती। टाइम कहाँ है आपके पास? टाइम दिया नहीं है ना। देखिए तीनों में से जो
बेस्ट सूटेड होगी वही लगानी पड़ेगी, जो डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन है वही लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना है, तो देखिए फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल टू ma, तो m की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -4, तो फोर्स हो गया -4 न्यूटन। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि माइनस साइन इज इंडिकेट कि रिटार्डेशन हो रहा है या फिर जो फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट है। क्या है ये जो माइनस साइन क्या बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। नेगेटिव साइन का रोल ये है। इज इट क्लियर? दिशा, हीर, मेधा, मिश्री समझ में आ रहा है? मोक्षा समझ में आया बेटा? कविश, समझ? हाँ ज्वाइन होना है, 10 मिनट के लिए ज्वाइन होना, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए। 8000 kg इंजन pulls a train of 5 wagon, 1 2 3 4 और ये 5, और ये आपका बड़ा बॉक्स इंजन। और इंजन का जो वेट दे रखा है वो 8000 kg दे रखा है। सो 8000 kg इंजन pulls a train of 5 wagon, each of mass 2000 kg। हर एक वैगन का मास कितना है? 2000 kg दे रखा है। नाउ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40000 न्यूटन। इंजन कितना फोर्स लगा रहा है? 40000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। And the track offer a friction of 5000 Newton, then calculate the net accelerated force, acceleration of the train and the force of wagon 1 on the wagon 2। ये तीनों पार्ट आपको कैलकुलेट करने हैं। मैं देखिए आपको डायग्राम वापस से कंस्ट्रक्ट करके बता रहा हूँ। एक इंजन है जो 5 वैगन के एक ट्रेन को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 ये 5 और ये आपका इंजन। ठीक है, ये इंजन है, इसका मास आपको दे रखा है 8000 kg। ये 5 वैगन है, 1 2 3 4 और ये 5 वैगन। हर एक का मास कितना है? 2000 kg। इसका भी मास 2000 kg, इसका भी मास 2000 kg, इसका भी मास 2000 kg, इसका भी मास 2000 kg। और ये कितना फोर्स लगा रहा है? 40000 न्यूटन। कितना लगा रहा है? और पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 5000 न्यूटन। कितना लग रहा है? 5000। आगे की डायरेक्शन में जिस फोर्स से वो पुल कर रहा है वो पुलिंग फोर्स है 40000 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो 5000 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा? 40000 माइनस 5000, कितना हो गया? 35000 न्यूटन। समझ में आया क्वेश्चन? आंसर समझ में आया फर्स्ट पार्ट का? समझ में आया बेटा? नेट फोर्स कितना लगा? देखिए आगे की डायरेक्शन में 40000 है, पीछे 5000 है। देखिए दोनों फोर्सेस अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 40000 माइनस 5000 35000। अब नेट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा?
फोर्स अपॉन मास, टोटल मास। तो फोर्स है 35,000 और मास कितना है 4,000, 6,000, 8,000 और 10,000। टोटल मास कौन सी बेटा? नहीं, एक्सेलरेशन की F इज इक्वल टू m लिखा ना, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाय m। दूसरी फॉर्मूला नहीं लिखी हमने, वो रीअरेंज करके लिखी है ना। F इज इक्वल टू ma होता है, तो F का वैल्यू F बाय m क्या हो जाएगा? A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए नेट फोर्स है आपका 35,000 और नेट मास जो है वो 10,000 है। 18,000 नहीं लेना है क्योंकि इंजन खुद पुल कर रहा है। पुल कौन कर रहा है? इंजन पुल कर रहा है, तो इंजन का मास नहीं लेना है आपको। इन पांचों वैगन का मास लेंगे तो वो मास कितना है 30, टोटल मास ऑफ 5 वैगन इज 10,000। तो एक्सेलरेशन कितना आया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज देयर एनी डाउट? इन दोनों पार्ट में कोई डाउट हो तो बताओ। क्योंकि पुल कौन कर रहा है? इंजन पुल कर रहा है ना, तो मास किसका लेना है? जो आप जिस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को पुल कर रहे हैं उनका मासेस लेंगे ना, इंजन का मास थोड़ी आएगा। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हो, सपोज आप ही पुल कर रहे हो, तो आप जब इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिवाइड बाय इट्स मास। जो उसको पुल कर रहा है उसका मास थोड़ी लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक पर्सन जो है इस ऑब्जेक्ट को थ्रेड स्ट्रिंग के थ्रू पुल कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? मास, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स, जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मास ऑफ दैट पर्सन हम थोड़ी इंक्लूड करेंगे, जो उसको पुल कर रहा है उसका मास थोड़ी आएगा। आया लॉजिक समझ में? जो ऑब्जेक्ट पुल कर रहा है उसका मास नहीं लेंगे, जिन ऑब्जेक्ट्स की पुलिंग हो रही है इन पांचों ऑब्जेक्ट्स का मास ले लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है? थर्ड पार्ट क्या पूछा है? सी पार्ट क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड, थर्ड पार्ट है ना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, मेरे पास जो पीडीएफ है हटा दिया क्या? आपके पास नई टेक्स्ट बुक है? ठीक है, हाँ तो चलो कर लेते हैं। उस क्या पूछा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये वैगन 1 इस पर कितना फोर्स लगा रहा है? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2, फोर्स कैसे निकालेंगे? अब अगेन वही मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कौन लगा रहा है? वैगन 1 लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? वैगन 2 पे लगा रहा है। तो वैगन 2 का मास ले लेंगे, कितना है 2000 kg, और एक्सेलरेशन कितना है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना लग जाएगा? ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये हमारे सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड नहीं 28,000 न्यूटन क्यों आया? एक से, हाँ एक से, हाँ सॉरी 8,000 इंटू 3.5,
नहीं, एक सेकेंड, मास कितना है 8000, 1 2 3 4 और 8 24, 28,000। देखिए आंसर कितना आया है आपका 28,000। 28,000 क्यों आया है? क्योंकि ये जो वैगन देखो 35,000 वाला लॉजिक वहां यूज ही नहीं करना है। देखो क्या लॉजिक यूज करना है, ये वैगन 1 जो है इन चारों वैगन को पुल करेगा, ये जो वैगन 1 है ये इन चारों को पुल करेगा, तो इन चारों ऑब्जेक्ट का मास लेना है 8000 इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो सारे वैगन हैं वो एक ही एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं। तो 8000 इनटू 3.5 ये आपका हो जाए, हाँ कौन सा 35,000 क्या कर रहे हो आप? 35,000 हाँ तुम वही कर रहे हो ना। अरे तुम पहले क्या कर रहे हो, इस वैगन पर जो फोर्स लग रहा है पहले वो कैलकुलेट किया और उसको टोटल फोर्स से सबट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई ये पुलिंग इस बार पुल कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट 1 पुल कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट 1 कितने ऑब्जेक्ट्स को पुल कर रहा है? 4 वैगन्स को पुल कर रहा है। उन 4 वैगन का मास हो गया 8000 इनटू 3.5। यदि आप ये पूछता कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 2 ऑन वैगन 3, तो मैं क्या लिखता? 6000 इनटू 3.5। वो पूछता कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 3 ऑन वैगन 4, तो क्या लिखता? 4000 इनटू 3.5। सिंपल, डायरेक्ट। नेट वेट कितना, नेट मास कितना है इनटू एक्सेलरेशन। हाँ बोलो बेटा। हाँ तो ऑन वैगन 2 ही तो हुआ। फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2, एक्सर्ट कौन कर रहा है? 1 ही तो एक्सर्ट कर रहा है। पुल कौन कर रहा है? वैगन 1 को वैगन 2 को पुल कौन कर रहा है? 1 ही करेगा ना। आप क्या कह रहे हो कि भाई टोटल फोर्स में से वैगन 1 पर जो फोर्स लग रहा है उसको सबट्रैक्ट कर लो। मैं कह रहा हूं कि भाई ये वैगन 1 इन चारों पर जो फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट कर लो। बात एक ही है, तरीका अलग है बस। आई चीज समझ में? आप जो कह रहे हो रॉन्ग नहीं है, मैं रॉन्ग नहीं कह रहा हूं। आपका तरीका थोड़ा सा लंबा हो रहा है बस, और कुछ नहीं। इज इट क्लियर? इजी और टफ का नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ। आप उस तरीके से भी करोगे तो गलत नहीं होने वाला है। सही है, आपका आंसर भी सही है।
बट उसमें 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करके फिर सब्ट्रैक्ट करना है नेट फोर्स से। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force of friction between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि एक व्हीकल है जिसका मास आपको कितना दे रखा है 1500 kg। कितना दे रखा है 1500 kg। मास ऑफ व्हीकल आपको दिया हुआ है, हाँ 1500 kg। अब जो ये जो व्हीकल ट्रेवल कर रहा है तो व्हीकल के जो टायर्स है और रोड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। जैसे ये आपका व्हीकल, तो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स बताना है। आपका टायर और रोड के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला है तो माइनस साइन लेना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा F इज टू m इंटू ए। तो m की वैल्यू 1500, a की वैल्यू -1.7, तो ये हो गया -1500 इंटू 1.7। तो ये फोर्स आपका नेगेटिव आ जाएगा न्यूटन के अंदर। कैलकुलेट करके बताओ ये फोर्स कितना आ रहा है 1500 इंटू 1.7। क्या कह रहे हैं राहुल, क्या कह रहे हो? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है ये पूछना चाह रहा है। टायर और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो व्हीकल का जो टायर है और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द व्हीकल। व्हीकल और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन कितना है, क्योंकि व्हीकल आगे की तरफ जा रहा है और टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पीछे की तरफ लगता है। आप जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर कुछ ट्रैवल करने के बाद आप कभी देखिएगा टायर के टेम्परेचर को चेक करिएगा हाथ लगा के, तो टायर गर्म होता है कि नहीं? तो गर्म किस वजह से हो रहा है? तो फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन हुआ, वो फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो फ्रिक्शन क्या कर रहा है व्हीकल की मोशन का अपोज कर रहा है। तभी तो देखो आप जब एक्सेलरेट कर, एनर्जी लॉस करवा रहा, तभी तो फ्यूल खर्च होता है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्यूल खर्च ही नहीं होता। आपकी व्हीकल के अंदर जो फ्यूल आप फिल करवाते हो वो फ्यूल क्यों खर्च हो रहा है? क्योंकि वो नेगेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना। जैसे एयर रेजिस्टेंस क्यों खर्च, नहीं, जो भी फ्रिक्शन नहीं, बेटा फ्रिक्शन नहीं होता तो व्हीकल आगे ट्रैवल ही नहीं करता। यदि व्हीकल के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो टायर आगे चलेगा ही नहीं, टायर गोल गोल घूमता रहेगा। टायर जो है वो गोल गोल घूमता रहेगा, टायर आगे जाएगा ही नहीं। फ्रिक्शन होता है इसीलिए हम व्हीकल रन कर पाता है या हम वॉक कर पाते हैं सरफेस पर। यदि फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो हम वॉक भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप चलते हो फ्लोर पे, तो फ्लोर और आपके पाँवों के बीच में फ्रिक्शन है, इस वजह से आप वॉक कर पाते हो। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप वॉक नहीं कर पाओगे, आप इमीडिएटली नीचे गिर जाओगे।
आया समझ में? हाँ जी। हाँ चलिए बेटा, अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ, ये लास्ट। हाँ हाँ बेटा, मेरे को पता है, मुझे बताने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो मैंने ही टाइम दिया आपको। एक तो मेरी क्लास में लेट आओगे, कभी आओगे भी नहीं।